विनाशकारी जादूगर सी 391 अध्याय 391 391 अध्याय 391 पैतृक भूमि खुलेगी, स्नान और कपड़े बदलना। यान कुआंगशिंग जोर से हंसा, मुझे पता था कि तुम इसे मुझसे छिपा नहीं सकते, फिर भी तुमने कोशिश की। बाय युवान ने कहा, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं था? शियाओयू, जेनेसिस अकादमी की पैतृक भूमि वास्तव में खुलने वाली है। डीन मो यहाँ हैं, वे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। जब लिन मोयू ने मो शिंगहे को देखा, तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह पैतृक भूमि के खुलने के बारे में है। मो शिंगहे ने कहा, पैतृक भूमि जल्द ही खुल जानी चाहिए। सूची को अंतिम रूप बहुत पहले ही दे दिया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैतृक भूमि में प्रवेश करने के बाद किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक पल रुकिए। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, निंग ताइरान ने मो शिंगहे की बात काट दी। सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से निंग ताइरान को देख रहे थे। निंग ताइरन ने कहा, यही को भी सुनने दो। जब वह बोल रहा था, उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक हल्की हवा निंग यी पर आ गिरी। निंग यी, जो सो रही थी, ने अपनी आंखें मलते हुए नींद से जाग उठी। इतने सारे लोगों को देखकर वह चीखते हुए नीचे कूद गई। शर्म से उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने लिन मोयू को तिरस्कार भरी निगाहों से घूरा, मानो कह रही हो, इतने सारे लोग यहाँ होते हुए भी तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मो शिंगहे ने मुस्कुराते हुए जेनेसिस अकादमी की पैतृक भूमि में ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताया। जेनेसिस अकेडमी की पैतृक भूमि हर 5 साल में एक बार खुलती है। हर बार प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बेहद सीमित होती है। जेनेसिस अकेडमी में 10 स्लॉट हैं, जबकि क्रिएशन गॉड अकेडमी और फ्लेम एम्परर अकेडमी में प्रत्येक में 3 स्लॉट हैं। राजपरिवार और सेना दोनों के लिए 2-2 स्थान हैं। साम्राज्य के विभिन्न प्रमुख परिवार एक एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 स्लॉट ही उपलब्ध हैं। हालांकि जेनेसिस अकेडमी की रैंकिंग क्रिएशन गॉड अकेडमी जितनी ऊंची नहीं है, फिर भी बहुत से लोग उन सीटों के लिए ही इसमें शामिल होने के लिए उमड़ पड़ते हैं। हालांकि ये स्लॉट बेहद कीमती हैं और अनगिनत निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। यहां तक कि बाय युवान भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। बाय युवान एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए उनके पास स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए लिन मोयू ने जेनेसिस अकादमी में दाखिला लिया। जब तक वह जेनेसिस अकादमी में दाखिला लेता है, लिन मोयू की क्षमताओं को देखते हुए उसे लगभग निश्चित रूप से एक सीट मिल जाएगी। निंग परिवार में भी एक पद खाली है, जो निंग ताइरान ने सीधे निंग यी को दे दिया है। अपनी इस पोती के लिए निंग ताइरान बेहद स्नेह रखते हैं और हर अच्छे अवसर पर उसे ही प्राथमिकता देते हैं। पैतृक भूमि में कई जीव जंतु रहते हैं। ये जीव आक्रामक नहीं हैं, लेकिन याद रखें, आप उन्हें मार नहीं सकते। पैतृक भूमि के केंद्र के पास कई फलदार पेड़ हैं। आप वहां से फल तोड़कर खा सकते हैं। जितना हो सके उतने फल खाने की कोशिश करें। ये सुनकर कि वह खा सकती है, निंग यी की आंखें चमक उठी। मैं इसमें माहिर हूँ। मैं बहुत खा सकती हूँ। दादाजी मो, क्या ये फल स्वादिष्ट है? मुझे खट्टे फल भी पसंद हैं, बस कड़वे न हो तो ठीक है। मो शिंगहे ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, फल बेस्वाद नहीं होने चाहिए। लिन मोयू को पहले ही यह आभास हो गया था कि फलों में कुछ खास बात है, इसलिए उसने आगे पूछना जारी रखा। मो शिंगहे ने कहा, फलों को तोड़ना और खाना एक तरह की परीक्षा है। आप कितने फल खा सकते हैं, यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात याद रखना, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, लेकिन खुद पर दबाव मत डालो। फल खाने के बाद आप दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि समझने का चरण है। आपको खुद से समझने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आपको वास्तव में क्या समझना है, ये हर बार अलग होता है। मैं इसे यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस चरण में अधिकांश लोग बाहर हो जाएंगे। जो लोग उत्तीर्ण होंगे वे तीसरे चरण में जाएंगे। तीसरे चरण के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। पिछले अनुभवों के आधार पर यह उस चीज से संबंधित होना चाहिए जो आपने दूसरे चरण में समझी थी। जो लोग दूसरे चरण को पास कर लेते हैं, वे लौटने पर तीसरे चरण में हुई घटना का स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं। लिन मोयू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पूछा, ऐसा क्यों है? मो शिंगहे ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो हमें लगा कि उनकी याददाश्त में कोई समस्या है,
लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद हमने पाया कि उनकी याददाश्त के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसलिए यह मामला रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि इसे समझने के लिए उसे खुद इसका अनुभव करना होगा। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, डीन मो, कृपया जारी रखें। मो शिंगहे मुस्कुराए और बोले, बस इतना ही। बहुत कम लोग ही तीसरे चरण को पार कर पाते हैं। और जो कुछ लोग इसे पार कर लेते हैं, वे चौथे चरण की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर पाते। हालांकि एक बात निश्चित है, जब तक आप पैतृक भूमि में प्रवेश करते समय जिन जीवित प्राणियों का सामना करते हैं, उन्हें नहीं मारते, तब तक अंदर कोई खतरा नहीं होगा। लिन मोयू ने यह निश्चय किया कि पैतृक भूमि में प्रवेश करने पर वह जिन भी जीवित प्राणियों से मिलेगा, उन्हें नहीं मारेगा। उसी समय उसने निंगयी की ओर देखा और पाया कि वह ध्यान से सुन रही थी, इसलिए उसे तसल्ली मिली। उन्होंने मो शिंगहे को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद, डीन मो। मैंने इसे नोट कर लिया है। मो शिंगहे खड़े हो गए और लिन मोयू के आभार को अस्वीकार करते हुए हाथ हिलाया। जनरल लिन, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले कालकोठरी को नष्ट करने का पछतावा है, जिसके कारण जनरल लिन खाई में गिर गए थे। इस बार मैं जनरल लिन का एक और बड़ा एहसानमंद हूं। भविष्य में यदि जनरल लिन को कोई निर्देश देना हो तो कृपया बेझिझक बताएं। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, डीन मो, तुम बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। ये सब दानव उपासकों की करतूत थी, तुम्हारी गलती नहीं। मेंग एनवेन और बाय यीयुआन उस घटना की पहले ही जांच कर चुके थे। कुछ दानव उपासक भी सेना में घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन सौभाग्य से लिन मोयू को एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ समय पहले ही उन्होंने सेना की गहन जांच की और कई लोगों को फांसी दी। इससे काफी हलचल मच गई। मो शिंगहे को पैतृक भूमि की तैयारी करनी थी, इसलिए वह पहले रवाना हो गया। निंग ताइरान ने लिन मोयू को घूरते हुए कहा, जब तुम अपने पैतृक भूमि पर जाओ, तो यही की रक्षा करना। लिन मोयू ने कहा, चिंता मत करो, बूढ़े निंग। येई, अपने दादाजी के साथ वापस जाओ और तैयारी करो। निंग येई ने ओह कहकर जवाब दिया और अनिच्छा से ही सही, निंग ताइरान के पीछे पीछे चली गई। निंग ताइरन के चले जाने के बाद बाय यीयुआन, यान कुआंगशिंग और मेंग एनवेन सभी ने सार्थक भावों के साथ लिन मोयू की ओर देखा। यहां तक कि मेंग एनवेन, जो शायद ही कभी अपनी आंखें खोलती थी, उसने भी इस बार ऐसा किया। उनकी निगाहें लिन मोयू को असहज कर रही थीं। शिक्षक, क्या मैंने कुछ गलत किया है? बाय यीयुआन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तुम छोटे बदमाश, बूढ़े निंग को शादी का प्रस्ताव देने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो। यान कुआंगशिंग हल्के से हंसते हुए बोला, ये तो बस इसलिए है क्योंकि बूढ़े निंग आजकल अच्छे मूड में है। अगर यह घटना 50 साल पहले हुई होती, तो शायद वह तुम्हें मारने के लिए किसी निषिद्ध मंत्र का प्रयोग कर देते। ऐसा नहीं होता। याई के आसपास होने से बूढ़ा निंग हर हाल में खुद को संयमित रखता। मेंग एनवेन की आवाज धीमी गूंजी, च्याओयू, क्या तुम यही सोच रही थी? लिन मोयू ने कहा, मैंने उस समय इतना नहीं सोचा था। मैंने देखा कि बूढ़े निंग को पशु देवता की टांग की हड्डी में काफी दिलचस्पी थी, और अचानक मेरे मन में यह विचार आया। उस समय यह विचार वास्तव में अचानक उसके मन में आया, मुख्य रूप से बीस्ट गॉड की टांग की हड्डी पर निंग ताइरान की प्रतिक्रिया के कारण। बाय यीयुआन दिल खोलकर हंसी, तुम्हारी प्रतिक्रिया अच्छी थी। पशु देवता की टांग की हड्डी वाकई अच्छी चीज है, और बूढ़े निंग को इसकी जरूरत भी है। हालांकि यह उस दिव्य उंगली की हड्डी जितनी अच्छी नहीं है जो तुम वापस लाए हो। लिन मोयू ये भी देख सकता था कि दिव्य उंगली की हड्डी में जीवन शक्ति का एक अंश मौजूद था, भले ही वह ये नहीं जानता था कि कितने साल बीत चुके थे, और मांस और रक्त की आभा अधिक प्रचुर मात्रा में थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु देवता की टांग की हड्डी वह हड्डी थी जो पशु देवता ने अपने रूपांतरण के दौरान त्याग दी थी, इसलिए सख्ती से कहें तो यह उसके देवता बनने के बाद की हड्डी नहीं थी। दिव्य उंगली की हड्डी की तुलना में यह थोड़ी कमतर थी। चूंकि उसके पास पहले से ही दिव्य उंगली की हड्डी थी, इसलिए एक ही वस्तु पर्याप्त थी। इसलिए शादी के प्रस्ताव के उपहार के रूप में पशु देवता की टांग की हड्डी का उपयोग करना बिल्कुल सही था। लिन मोयू ने पूछा, गुरुजी, क्या आपने दिव्य उंगली की हड्डी के अध्ययन में कोई प्रगति की है? बाय यीयुआन मुस्कुराया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर लिन मोयू समझ गई कि कुछ प्रगति जरूर हुई है। जब तक प्रगति होती रही, तब तक ये साबित होता रहा कि दिव्य उंगली की हड्डी बेकार नहीं थी।
बाय युवान ने कहा, जाओ नहा लो और कपड़े बदल लो, खुद को साफ कर लो। लिन मोयू ने खुद को देखा और वह गंदा नहीं लग रहा था। हालांकि वह 10 दिनों से अधिक समय से काल कोठरी में हत्याएं कर रहा था, लेकिन उसने इस दौरान अपने कपड़े बदल लिए थे, इसलिए उसका शरीर अभी भी काफी ताजा था। जब वह शवलोक से लौटा था, उसकी तुलना में वह कहीं अधिक साफ सुथरा था। यान कुआंगशिंग ने कहा, हो सकता है कि आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आपकी आभा इस समय काफी अव्यवस्थित है, जिसमें कालकोठरी के विभिन्न जानवरों की आभाएं समाहित हैं। अच्छी तरह से स्नान करें, कपड़े बदलें और ध्यान करें ताकि मन की अपवित्र ऊर्जा दूर हो जाए। मेंग एनवेन ने आगे कहा, जेनेसिस अकादमी की पैतृक भूमि में रहने वाले जीव बहुत संवेदनशील होते हैं और अव्यवस्थित आभाओं को नापसंद करते हैं। लिन मोयू समझ गई, शिष्य समझ गया। अकादमी लौटकर लिन मोयू अपने छात्रावास में गया, स्नान किया और कपड़े बदले, और फिर ध्यान करने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके बिखरे हुए विचार धीरे धीरे एक जगह केंद्रित होने लगे और उसकी आभा में बदलाव आने लगा। काल कोठरी से उसने जो अशुद्ध ऊर्जा ग्रहण की थी, वह तेजी से मिट रही थी और शुद्ध हो रही थी। लिन मोयू स्वयं इन आभाओं को महसूस नहीं कर सका, लेकिन चूंकि बाय युवान और अन्य लोगों ने कहा कि वे मौजूद हैं, इसलिए वे अवश्य ही मौजूद होंगी। डोमेन स्पिरिट स्टोन धीरे धीरे घूमता रहा, लिन मोयू के शरीर से हत्या की मंशा के हर निशान को सोखता रहा, और कुछ भी शेष नहीं छोड़ता रहा। जब वह ध्यान कर रहा था, तभी उसका कम्युनिकेटर कंपन करने लगा। लिन मोयू ने थोड़ी हैरानी से कम्युनिकेटर की ओर देखा, वह मुझे संदेश क्यों भेज रही है? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 392। अध्याय 392। 392। अध्याय 392। शुद्धिकरण औषधि, जल के समान हल्का मित्रता। पुस्तकालय के सामने लिन मोयू की मुलाकात शू हान से हुई। शू हान हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी और दूर से लिन मोयू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लिन मोयू चलकर पास आए और बोली, सीनियर शू, क्या बात है? शू हान ने फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा, क्या, अगर कुछ है ही नहीं तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ टहलने चलिए। जैसे ही वह बोली, शू हान बगीचे की ओर चल पड़ा, और लिन मोयू बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। चलते चलते शू हान ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ हाल ही में जो हुआ उसके बारे में सुना। शवलोक बहुत खतरनाक है ना? लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शू हान को शवलोक में उसके फंसे होने के बारे में पता था। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता था, यहां तक कि शाही परिवार में भी, जब तक कि वे काफी ऊंचे पद के न हो। बाहरी लोगों को तो इसके बारे में पता होना और भी मुश्किल था। शू हान ने यह बात कहीं से जरूर सुनी होगी। लिन मोयू के जिज्ञासु चेहरे को देखकर शू हान ने कहा, मुझे कैसे पता चला, इसकी चिंता मत करो। मुझे बस पता है। अब जबकि क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि खुलने वाली है, तो आपको जाना चाहिए, है ना? लिन मोयू ने सिर हिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया। शू हान ने औषधि की एक बोतल निकाली और लिन मोयू को देते हुए कहा, ये औषधि तुम्हारे लिए है। बोतल में मौजूद औषधि पारदर्शी थी, जो कभी कभी सूर्य की रोशनी में थोड़ी सी प्रतिदीप्ति दिखाती थी। शू हान ने समझाया, यह एक शुद्धिकरण औषधि है। यह आपके शरीर पर मौजूद सभी अराजक आभाओं को शुद्ध कर सकती है। लिन मोयू समझ गई थी कि शू हान को पता था कि वह क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि पर जा रहा है और वह विशेष रूप से उसे औषधि देने के लिए आया था। ऐसा प्रतीत होता था कि शू हान को अपने पैतृक भूमि के बारे में काफी जानकारी थी, शायद वह पहले भी वहां जा चुकी थी। धन्यवाद। लिन मोयू ने बिना किसी झिझक के शुद्धिकरण औषधि स्वीकार कर ली। शू हान ने उसे याद दिलाया, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। इस औषधि की कोई खास कीमत नहीं है। इतनी चमत्कारी औषधि सस्ती तो हो ही नहीं सकती। लिन मोयू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी ऐसी बातों का हिसाब नहीं रखता था। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और कुछ क्रिस्टल निकालकर शू हान को देते हुए कहा, ये कुछ मौलिक क्रिस्टल हैं जो मैंने हाल ही में प्राप्त किए हैं। शायद ये आपके काम आए। शू हान का चेहरा खुशी से चमक उठा, मैंने फिर से मुनाफा कमा लिया है। वह खिलखिलाती हुई मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक शालीनता झलक रही थी। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। शू हान ने बिना किसी झिझक के मौलिक क्रिस्टल स्वीकार कर लिए।
दोनों ने पुराने दोस्तों की तरह बातचीत की, उन्हें पैसे या भौतिक चीजों की कोई परवाह नहीं थी। शू हान के साथ रहना आरामदायक था। उसके शब्द हमेशा सटीक होते थे और वह हमेशा अपने भाषण में दूसरों का ध्यान रखती थी। उनकी आवाज मधुर और सुहावनी थी, जिसे सुनने में कभी थकान नहीं होती थी। शू हान को पता था कि लिन मोयू शिवलोक में जा चुकी है, लेकिन उसने और अधिक जानकारी के लिए पूछताछ नहीं की। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि शू हान की पारिवारिक पृष्ठभूमि असाधारण थी और उसने इस बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। उनका रिश्ता पानी की तरह हल्का था, फिर भी स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण था। 2 दिन बाद, जिस द्वीप पर क्रिएशन एकेडमी स्थित थी, उससे अचानक सफेद रोशनी की एक किरण निकली जो आकाश में तेजी से ऊपर की ओर चली गई। प्रकाश इतना तेज था कि वह दिन के उजाले में भी दिखाई दे रहा था। द्वीप मानो सजीव हो उठा, ऊर्जा की लहरें उत्पन्न करने लगा जिससे विशाल लहरें उठने लगी। लहरों के बीच लगातार गर्जना की आवाजें आ रही थीं। क्रिएशन एकेडमी का टेलीपोर्टेशन एरे जगमगा उठा और लोगों के समूह वहां पहुंचने लगे। हालांकि केवल 30 सीटें ही थीं, फिर भी 30 से अधिक लोग आए। कई लोग अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ आए थे और इस अवसर का लाभ उठाकर एक साथ एकत्रित हुए थे। जब युवा पीढ़ी पैतृक भूमि में प्रवेश कर रही थी, तब बुजुर्ग लोग बाहर रुककर चाय पी सकते थे, बातचीत कर सकते थे और अतीत की यादें ताज़ा कर सकते थे। लिन मोयू पिछली रात ही क्रिएशन एकेडमी लौट आई थी और एक एकांत स्थान पर ध्यान कर रही थी। उसने शूहान द्वारा दी गई शुद्धि औषधि पहले ही पी ली थी, और अब उसकी आभा इतनी शुद्ध थी कि मानो उसने 100 बार स्नान किया हो। यह पवित्रता भीतर से बाहर तक थी, जो किसी भी बाहरी आभा को उससे चिपकने से रोकती थी। औषधि के गुणों के अनुसार यह अवस्था लगभग 10 दिनों तक बनी रहेगी, जो पैतृक भूमि की पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त है। जब सफेद रोशनी आकाश में तेजी से फैली, तो लिन मोयू ने अपनी आंखें खोली और दूर तक देखा। सफेद प्रकाश ने आकाश को भेदते हुए मानो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया हो। उसे द्वीप पर एक असामान्य आभा फैलती हुई महसूस हो रही थी। वह वातावरण प्राचीन और विशाल था, फिर भी जीवन शक्ति से भरपूर था। लिन मोयू को भी क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने शाही परिवार के गुप्त अभिलेखागार में पैतृक भूमि से संबंधित कुछ रिकॉर्ड देखे थे। ऐसा नहीं था कि पहले क्रिएशन एकेडमी अस्तित्व में आए और फिर पैतृक भूमि। इसके विपरीत, पैतृक भूमि पहले से अस्तित्व में थी, और क्रिएशन एकेडमी का निर्माण उसी पर किया गया था। प्राचीन काल में, क्रिएशन एकेडमी कभी शिया जिंग की 3 प्रमुख अकादमियों में शीर्ष स्थान पर थी। जैसे जैसे सफेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, अकादमी में चहल पहल बढ़ती गई, और लोग लगातार टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से आते रहे। लिन मोयू ने समय का अनुमान लगाया और निर्धारित स्थान की ओर चल पड़ी। पैतृक भूमि खुल रही थी, और क्रिएशन एकेडमी में 10 सीटें खाली थीं। हालांकि यह संख्या बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन क्रिएशन एकेडमी में सैकड़ों छात्रों की तुलना में 10 सीटें बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थीं। हर साल मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया होती थी, और अंतिम 10 स्थान दैनिक प्रदर्शन और कार्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। विशेषकर इस वर्ष, लिन मोयू द्वारा एक स्लॉट ले लिए जाने के बाद अन्य लोगों के लिए केवल 9 स्लॉट ही बचे थे। कुछ लोगों ने शिकायतें की, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। लिन मोयू की पहचान और उपलब्धियां निर्विवाद थीं। अगर उसे जगह नहीं मिली, तो अकादमी में और किसे मिल सकती है। क्रिएशन एकेडमी की टीम पहले ही एकत्रित हो चुकी थी। 9 छात्र कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनका मनोबल चरम पर था। मो शिंगहे उनके सामने खड़ा था, मानो वह किसी देव स्तरीय विशेषज्ञ की आभा बिखेर रहा हो। 9 छात्रों ने मो शिंगहे को प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देखा। हर शीर्ष पेशेवर का सपना होता था कि वह ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बन जाए। लिन मोयू चलकर वहां पहुंची, जिससे छात्रों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। ये लिन शेंजियांग है। आखिरकार वहां ही गया। मुझे लगा था कि वह भूल गया था। वह कैसे भूल सकता है? वह तो इसी पद के लिए हमारी अकादमी में शामिल हुआ था। ज्यादा सीटें नहीं थीं, और उसने एक सीट ले ली। छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे, उनमें से कई लिन मोयू से असंतुष्ट थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, लिन मोयू की उपस्थिति ने उनके अवसरों को प्रभावित किया। चुप रहो, मो शिंगहे की आवाज ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। मो शिंगहे के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। मो शिंगहे ने लिन मोयू को एक अलग भाव से देखा। उनकी नजरों में लिन मोयू की आभा शुद्ध और दोषरहित थी, लगभग चरम सीमा तक।
अन्य छात्रों की तुलना में अंतर दिन और रात जैसा था। मो शिंगहे भी शायद ही ऐसी पवित्रता प्राप्त कर पाते थे। लिन मोयू मो शिंगहे के पास गई और बोली, डीन, मैं यहाँ हूँ। मो जिंगे मुस्कुराए, लिन शेन जियांग। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, आज आप डीन हैं और मैं आपका छात्र हूँ। मुझे बस लिन मोयू कहकर बुलाए। मो शिंगहे समझ गया, तो फिर, लिन मोयू, कृपया टीम में शामिल हो जाओ। जब सब लोग यहाँ आ जाएंगे, तो हम पैतृक भूमि खोल देंगे। ठीक है। लिन मोयू टीम में शामिल हुई और लिंग येझान को देखकर बोली, नमस्ते, सीनियर लिंग। लिंग येझान ने खुश होकर कहा, हेलो, लिन शेनजियांग। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, सीनियर लिंग, अब हम सहपाठी हैं। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने तो अपना सैन्य बैज भी नहीं पहना है। लिन मोयू का कंधा सचमुच नंगा था, जिससे पता चलता है कि वह किसी विशेष व्यवहार की इच्छा नहीं रखता था। लिंग येझान मुस्कुराए, ठीक है, लिन। लिन मोयू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लिन मोयू ने कहा, कोई विशेष तैयारी नहीं, बस हालात के अनुसार चल रहे हैं। लिंग येझान ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। अन्य लोग केवल इतना जानते थे कि लिन मोयू शक्तिशाली है, लेकिन लिंग येझान को पता था कि वह कितनी शक्तिशाली है। उनके अनुसार, लिन मोयू स्तर 70 से नीचे अजेय थी। यहां तक कि 70वें स्तर से ऊपर भी, यह एक कठिन लड़ाई होगी। लिन मोयू ने एक ड्रैगन योद्धा को मार गिराया था, जो कि एक मजबूत लेवल 70 का प्रतिद्वंद्वी था। अकादमी के प्रशिक्षकों के नेतृत्व में और भी लोग पहुंचे। उनमें से, लिन मोयू ने निंग ताइरान को देखा, जो स्वयं आए थे। निंग येई उसके साथ थी। लिन मोयू को देखते ही उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान से खिल उठा। निंग येई खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी मुस्कान खिले हुए फूल की तरह थी, जो कई निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अन्य परिवारों के कई युवा उसकी सुंदरता से मोहित हो गए थे। मो शिंगहे ने निंग ताइरान को देखा और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। निंग येई इंतजार नहीं कर सकी और तितली की तरह लिन मोयू की बाहों में जा गिरी। ये सच था कि दूरी प्यार को और बढ़ा देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 393। अध्याय 393। 393। अध्याय 393। क्या पैतृक भूमि में जीवन का मूल तत्व समाहित हो सकता है? ऐसा लग रहा था मानो द्वीप पर कांच के टूटने की आवाज गूंज रही हो। कई युवाओं का दिल टूट गया। इतना सुंदर फूल, फिर भी इसका पहले से ही एक मालिक था, वाकई निराशाजनक। निंग येई के बगल में खड़े व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई खास उल्लेखनीय व्यक्ति है। हालांकि, ये सभी युवा अपने बड़ों का अनुसरण कर रहे थे और बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। अगर उनके मन में कोई विचार भी होता, तो वे उसे प्रकट नहीं करते थे। लिन मोयू और निंग येई एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, ज्यादातर निंग येई बात कर रहे थे और लिन मोयू सुन रहे थे। निंग येई की हंसी कभी कभी साफ और सुहावनी आवाज में गूंजती थी। अधिक से अधिक लोग आते गए, और लुओ गाओक्सुआन क्रिएशन गॉड अकेडमी से टीम का नेतृत्व करते हुए वहां पहुंचे। लिन मोहन, मो युन और एक अन्य व्यक्ति लुओ गाओक्सुआन के पीछे पीछे चल रहे थे। लिन मोहन और मो युन दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, खासकर लिन मोहन, जो हल्के कदमों से चलती थी और उनमें एक अलग ही आकर्षण था। निंग येई की तुलना में लिन मोहन अधिक परिपक्व और मोहक थी। लिन मोहन के प्रकट होते ही सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से उन पर केंद्रित हो गया। वह मानो सबकी नजरों का केंद्र बन गई, आकाश का सबसे चमकीला तारा। लिन मोहन के साथ आए व्यक्ति का नाम फोंग वू था, जो फोंग चाओ का बड़ा भाई था। उनकी निगाहें लिन मोहन पर टिकी हुई थीं, प्रशंसा से भरी हुई थीं। लिन मोहन और मोयू दोनों लिन मोयू की ओर चले। लिन मोहन को देखकर लिन मोयू आश्चर्यचकित रह गई और बोली, बहन, क्या तुम भी पैतृक भूमि में प्रवेश कर रही हो? जहां तक उसे पता था, पैतृक भूमि में प्रवेश करने वाले सभी लोग स्तर 70 से नीचे के थे। लिन मोहन स्पष्ट रूप से पहले ही लेवल 70 पर पहुंच चुकी थी और उसने अपना तीसरा जॉब चेंज पूरा कर लिया था। लिन मोहन की सांसें एक ऑर्किड की तरह कोमल थीं, उनकी आवाज नर्म और मनमोहक थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 70 से ऊपर के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। लिन मोयू ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच है, 70वें स्तर से ऊपर के लोगों के पैतृक भूमि में प्रवेश करने के खिलाफ कोई नियम नहीं था।
लिन मोहन ने निंग याई को हाथ हिलाते हुए कहा, इधर आओ और मुझे देखने दो, हमारी याई और भी खूबसूरत हो गई है। निंग याई शर्मा गई और लिन मोहन के पास चली गई। मो यून ने लिन मोयू का अभिवादन करते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मिले। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, बहुत दिनों बाद मिले। तीनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं, जबकि लिन मोयू एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। इस दृश्य को देखकर सभी ने लिन मोयू की पहचान के बारे में अटकलें लगाईं। तीन खूबसूरत महिलाएं उनसे मिलने क्यों आएंगी? जैसे ही जमीन कांपी, सबके सामने एक प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। जीवन शक्ति से भरपूर एक विशेष आभा प्रवाहित हुई। प्रवेश द्वार किसी गुप्त क्षेत्र जैसा दिखता था, जिससे लोगों को आश्चर्य होने लगा कि क्या क्रिएशन एकेडमी की पैतृक भूमि वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र थी। जब लिन मोयू ने पैतृक भूमि की आभा को महसूस किया, तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जेनेसिस चैप्टर की आभा। वह बेहद हैरान था, क्या ऐसा हो सकता है? उसी क्षण लिन मोयू के मन में एक विचार आया, क्या पैतृक भूमि में मौजूद प्रकाश ही जीवन का मूल हो सकता है? यदि यह वास्तव में जीवन का मूल तत्व होता, तो यह उत्पत्ति राजदंड को पूर्ण कर सकता था। जैसे ही पैतृक भूमि के द्वार खुले, अंदर जाने की तैयारी कर रहे सभी लोगों के चेहरे पर उत्सुकता के भाव दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक आत्मविश्वास और गर्व से परिपूर्ण था। यहाँ आने वाले सभी लोग अपने अपने परिवारों के शीर्ष प्रतिभावान सदस्य थे, यहाँ तक कि विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे भी थे। अन्यथा उनके पास यहाँ रहने की योग्यता नहीं होती। आखिरकार सीटें सीमित थीं और प्रत्येक परिवार के पास केवल एक ही सीट थी, इसलिए उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भेजना पड़ा। पैतृक भूमि की आभा और भी प्रबल हो गई, और प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुल गया। मो शिंगहे की व्यवस्था के तहत सभी लोग एक एक करके पैतृक भूमि में प्रवेश करने लगे। दृश्य अचानक बदल गया, मानो वे अंतरिक्ष में पहुंच गए हों। यह अनुभूति किसी रहस्यमय लोक में प्रवेश करने जैसी थी, लेकिन थोड़ी भिन्न भी थी। सामने एक हरा भरा जंगल दिखाई देने लगा। वह जगह जीवंत और जीवन से भरपूर थी। आगे ऊंचे पेड़ों का घना जंगल था। दूर क्षितिज तक हरे भरे पहाड़ और पेड़ फैले हुए थे। उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार उन्हें दूर स्थित पर्वत को पार करना होगा। एक युवक चिल्लाया, सब लोग, मैं आगे जाऊंगा। हवा का एक झोंका उसे घेर लिया और दूर जंगल की ओर ले गया। उड़ते समय उसने लिन मोहन की ओर पीछे मुड़कर देखा, मानो वह दिखावा कर रहा हो। मो यून ने उसकी ओर एक नजर डाली। उसका नाम ली फैंग है, वह हाइचेंग के ली परिवार से है, एक महान पेशे का संत जादूगर है, जिसका स्तर 56 है। हाइचेंग में रहने वाला ली परिवार मौलिक शक्तियों के जादूगरों का परिवार है, जिसमें एक देव स्तरीय जादूगर भी शामिल है। मो यून ने जल्दी से ली फैंग की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, अजीब बात है, क्या उसके परिवार ने उसे नहीं बताया? आप यहाँ उड़कर नहीं आ सकते। मो यून के बोलते ही ली फैंग चीखते हुए आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाया था कि जमीन पर गिर पड़ा। गिरना सबसे बुरा हिस्सा नहीं था, वह सीधे एक हरे खरगोश पर गिरा। हरा खरगोश घास में छिपा हुआ था, जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक वह लगभग अदृश्य था। अपनी तीव्र इंद्रियों के बल पर लिन मोयू ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया। खरगोश कुचलकर मर गया। वहां न तो खून था और न ही कोई भयानक दृश्य। खरगोश प्रकाश के गोले में बदल गया और ली फैंग के शरीर में समाहित हो गया। ली फैंग को मानो एक अनोखी आभा प्राप्त हो गई थी, जो बहुत हल्की और लगभग अदृश्य थी, यहां तक कि खुद उसे भी इसका एहसास नहीं हो रहा था। ली फैंग उठ खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, ये कैसी जगह है, यहां तक कि उड़ भी नहीं सकते। यहां उड़ान भरने में असमर्थता किसी प्रतिबंधित क्षेत्र से अलग थी। एक प्रतिबंधित क्षेत्र ने उड़ान संबंधी सभी कौशल और क्षमताओं को सीधे तौर पर दबा दिया, जिससे उड़ना असंभव हो गया। यहाँ कोई व्यक्ति लगभग 10 मीटर की छोटी दूरी तक उड़ सकता था, इससे पहले कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा जबरदस्ती नीचे खींच लिया जाए। लिन मोयू ने गौर किया कि जब ली फैंग गिरा, तो उसके चारों ओर मौजूद वायु तत्व क्षीण नहीं हुआ, बल्कि पैतृक भूमि की अपार शक्ति ने उसे दबा दिया। परिणामस्वरूप वह न केवल गिर गया, बल्कि उसने एक खरगोश को भी मार डाला, जिससे उसे एक विशेष आभा प्राप्त हुई। लिन मोयू को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मो शिंगहे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक वे यहाँ के जानवरों को नहीं मारेंगे, तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि वे जानवरों को मार भी देते, तो इसके परिणाम अनिश्चित थे।
ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी, लेकिन जो लोग समझते थे वे समझ गए। लिन मोहन ने भी ये देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चलो उससे दूर ही रहें। स्पष्टतः लिन मोहन को कुछ पता था। समूह ने चुपचाप ली फैंग से दूरी बना ली। फोंग वू ने लिन मोहन के पास जाकर कहा, चलो साथ चलते हैं। लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं शियाओयू के साथ जाऊंगी। शियाओयू। फोंग वू ने लिन मोयू की ओर देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। मो यून ने परिचय देते हुए कहा, ये फोंग वू है, लेवल 61 का एक महान पेशे का पवित्र योद्धा। जब मो यून ने उसका परिचय कराया, तो फोंग वू ने गर्व से अपना सीना फुला लिया। पैतृक भूमि में प्रवेश करने वाले 30 लोगों के बीच भी लेवल 61 का एक पौराणिक पेशा वास्तव में प्रभावशाली था। फैंग वू का ध्यान ज्यादातर लिन मोहन पर ही केंद्रित रहता था, वह शायद ही कभी उससे नजर हटाती थी। लिन मोयू ने बस इतना कहा, बहन चलो चलते हैं। लिन मोहन मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलो चलते हैं। वे चारों फोंग वू को फोन करने की जहमत भी नहीं उठाते हुए दूर के जंगल की ओर चल पड़े। फोंग वू की आंखें झपकी, वह अनिश्चित था कि वह क्या सोच रहा है, फिर वह उनके पीछे जंगल में चला गया। सभी लोग अलग अलग होकर जंगल में फैल गए। लिन मोहन ने याद दिलाते हुए कहा, संभल कर चलो, किसी भी जानवर पर पैर मत रखो। निंग येई ने पूछा, क्या छोटे कीड़े और चींटियां भी? लिन मोहन ने जवाब दिया, जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उन पर पैर न रखें। लिन मोयू थोड़ी हैरान थी, बहन क्या इसका मतलब यह है कि हम यहाँ किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? लिन मोहन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यात्रा शुरू करने से पहले उनके बड़ों और शिक्षकों ने उन्हें चेतावनी दी थी, हालांकि लिन मोहन जितनी विस्तृत चेतावनी नहीं दी थी। यहां तक कि मो शिंगहे ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लिन मोहन को उम्मीद से कहीं अधिक जानकारी थी। लिन मोयू ने गौर किया कि जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद कुछ लोगों ने वह विशेष आभा प्राप्त कर ली थी। वे या तो चींटियों पर या छोटे कीड़ों पर चढ़ गए थे। लिन मोयू की आध्यात्मिक शक्ति लहरों की तरह फैल गई और जमीन को परतों में ढक लिया। नाइट स्टॉकर के रूप में निंग याई एक महान हत्यारा होने के नाते बेहद फुर्तीली और चुस्त थी और सभी छोटे कीड़ों से बच निकलती थी। लिन मोहन को भी कोई समस्या नहीं थी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद केवल मो यून को ही संघर्ष करना पड़ा। मो यून लगभग एक छोटे से हरे कीड़े पर पैर रखने ही वाली थी, लेकिन लिन मोयू ने झट से उसे पीछे खींच लिया। मो यून ने कीड़े से बचते हुए अपने कदम संवार लिए। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते गए, समूह फैलता चला गया। लगभग सभी लोगों ने वह विशेष आभा प्राप्त कर ली थी। केवल लिन मोयू का समूह ही सतर्क रहा और अब तक इससे बचा रहा। किसी ने चिल्लाया, उसके बाद कौशल के इस्तेमाल और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। एक सांप ने किसी पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। निंग येई ने सोचा, हम पर किसी जानवर ने हमला क्यों नहीं किया? लिन मोहन ने समझाया, क्योंकि हमारी आभाएं काफी शुद्ध हैं। यहाँ के जानवरों को अराजक आभाएं पसंद नहीं है। इसी वजह से बाय युवान और अन्य लोगों ने लिन मोयू से शुद्ध आभा बनाए रखने पर जोर दिया था। स्वच्छ आभा होने के कारण उन पर हमला नहीं होगा और उन्हें जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी को अपनी आभा को शुद्ध रखने का महत्व पता था, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता था। निंग येई ने पूछा, बहन हान, अगर हम बहुत सारे जानवरों को मार दे तो क्या होगा? लिन मोहन हंसते हुए बोली, तुम जानवर बन जाओगे और हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। आह! निंग येई ने अपना मुंह ढक लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 394। अध्याय 394। 394। अध्याय 394। वे फल जो समझ को बढ़ा सकते हैं। निंग येई के डरे हुए चेहरे को देखकर लिन मोहन अचानक हंस पड़ा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब निंग येई को एहसास हुआ कि लिन मोहन ने उसे धोखा दिया है और उसने मुंह बनाकर कहा, बहन हान, तुम मुझे तंग कर रही हो। लिन मोहन दिल खोलकर हंसा और धीरे से बोला, शिक्षक ने कहा था कि अगर तुम यहाँ जानवरों को मारोगे तो आगे चलकर कठिनाई बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को मार देंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा। निंग येई ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था कि यह जगह बहुत सुरक्षित है। लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, सामान्य तौर पर हाँ। यदि आप मृत्यु को गले नहीं लगाते तो आप नहीं मरेंगे।
जी हाँ, यही स्थिति थी। लिन मोयू ने गौर किया कि कुछ लोगों की आभा लगातार प्रबल होती जा रही थी, जिससे संकेत मिलता था कि उन्होंने काफी संख्या में जानवरों को मारा था। मरने के बाद जानवर एक विचित्र आभा में परिवर्तित हो जाते थे, जो हथियारों से जुड़ जाती थी, जिन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था, जो काफी रहस्यमय था। लिन मोहन को दूसरों की परवाह नहीं थी। अब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और किसी भी जानवर पर पैर न रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक जंगल में सावधानी से चलने के बाद उन्हें कोई और दिखाई नहीं दिया। इसी समय लिन मोहन ने एक बागुआ कंपास निकाला, वही कंपास जो लिन मोयू ने पहले देखा था। लिन मोहन ने कुछ देर तक उससे छेड़छाड़ की, फिर एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उस तरफ चलते हैं। मो यून ने उत्सुकता से पूछा, क्या अंतर है? लिन मोहन ने कहा, अगर हम उस तरफ जाएं तो वहां एक गुफा है। गुफा के पार एक फलों का बगीचा है। निंग येई भी हैरान थी, क्या पहाड़ के उस पार भी कोई फलों का बगीचा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बाग अलग है, लिन मोहन ने रहस्यमय ढंग से कहा और आगे आगे चलने लगा। उन्होंने अपनी दिशा बदली और दूसरी तरफ चलने लगे, और जल्द ही जंगल में गायब हो गए। लिन मोयू लगातार हर कदम पर नजर रखती रही और उन्हें कई छोटी छोटी खामियों से बचने की याद दिलाती रही। लिन मोहन बागुआ कंपास की मदद से लगातार दिशा समायोजित करता रहा। परिणामस्वरूप उनकी गति दूसरों की तुलना में काफी धीमी थी। जबकि अन्य लोग सीधी रेखा में चल रहे थे, उन्होंने घुमावदार रास्ता अपनाया। लेकिन लिन मोहन को कोई जल्दी नहीं थी, और मो यून धैर्यवान थी। जहां तक निंग येई की बात है, वह लिन मोहन की चापलूसी करने में व्यस्त थी, उसे प्यार से बहन हान कहकर पुकार रही थी, जिससे लिन मोयू को थोड़ा उपेक्षित महसूस हो रहा था। लिन मोयू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन का बागुआ कंपास कोई साधारण वस्तु नहीं थी। उसे बस बिना ज्यादा कुछ बोले निर्देशों का पालन करना था। 10 घंटे बाद वे आखिरकार पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए। इस समय तक मुख्य समूह लगभग शीर्ष पर पहुंच चुका था। कोहरे के बीच से उन्हें पहाड़ पर धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। लिन मोहन बागुआ कंपास से गणना करता रहा और पहाड़ की तलहटी में कुछ देर चलने के बाद उसे एक छिपे हुए कोने में प्रवेश द्वार मिल गया। प्रवेश द्वार संकरा था, जिससे एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। वे चारों एक एक करके अंदर गए और जल्द ही नजारा खुल गया। पहाड़ के बीचों बीच सचमुच एक फलों का बगीचा था। बाग हरा भरा और फलता फूलता था, जिसमें भरपूर मात्रा में रसीले लाल फल लगे थे जो देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। लिन मोहन ने कहा, शिक्षक ने मुझे बताया कि यहाँ फलों की भी ग्रेडिंग की जाती है। यहाँ वाले उच्चतम श्रेणी के हैं और इनके प्रभाव भी सर्वोत्तम हैं। मो शिंगहे ने फलों के प्रभावों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, बस इतना कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना खाएं। किसी की क्षमता के भीतर का वास्तव में क्या अर्थ था, ये स्पष्ट नहीं था। लिन मोयू ने धीरे से कहा, मैं पहले कोशिश करूंगी। उसने पहले खुद इसे आजमाने का फैसला किया। अगर कोई समस्या आती, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास क्षति हस्तांतरण की सुविधा थी। उसने एक पहचान मंत्र का प्रयोग किया। पता लगाने वाले मंत्र ने केवल फल का नाम ही लौटाया। उच्च श्रेणी का फल। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। उसने एक फल उठाया और उसे खाया। फल रसीला और मीठा था। उस क्षण लिन मोयू के मन में रेगिस्तानी फल खाने की यादें उमड़ आईं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि यह काफी कठोर था। रेगिस्तानी फल खोजने के लिए उसने कालकोटरी को अनगिनत बार रीसेट किया था। रस उसके गले में पिघल गया और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। लिन मोयू सिहर उठी और वहीं खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी शक्ति ज्वार की तरह बह गई हो। वह एक शक्तिशाली पेशेवर से एक साधारण व्यक्ति बन गया। लिन मोयू ने तुरंत अपने गुणों की जांच की। नाम लिन मोयू। पेशा नेक्रोमेंसर लॉर्ड अद्वितीय। स्तर 45 2.13%। शक्ति सीलबंद 100। फुर्ती सीलबंद 100। मानसिक सीलबंद 100। संविधान मुहरबंद 100। कौशल सीलबंद कोई नहीं। लिन मोहन ने लिन मोयू का पीला चेहरा देखा और पूछा, श्याओयू क्या हुआ? लिन मोयू ने कहा, मेरे सभी गुण और कौशल सुरक्षित हैं। वे स्तब्ध रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये फल खाने की वजह से हुआ था? लिन मोयू ने एक पल सोचा और फल का बचा हुआ आधा हिस्सा खा लिया।
उसने महसूस किया कि उसकी ताकत में थोड़ी वृद्धि हुई है। दोबारा जांच करने पर उसने पाया कि उसके चारों गुण 200 तक पहुंच गए थे, जो पहले से दोगुने थे। लिन मोयू ने एक और फल उठाया और उसे झटपट खा लिया। उनके चारों गुणों का स्कोर 400 तक पहुंच गया। प्रत्येक फल ने उसके कुल गुणों में 800 अंकों की वृद्धि की, जो चारों गुणों में समान रूप से वितरित थे। लिन मोयू को इसका मोटा मोटा अंदाजा था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जितना हो सके उतना खा लो। अब वह जितना अधिक खाएगा, उतने ही अधिक गुण उसे प्राप्त होंगे, जो अगले चरण के लिए लाभदायक होंगे। लेकिन लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि इसकी कोई न कोई सीमा तो अवश्य होगी, यह सीमित नहीं हो सकता। लिन मोयू ने अपना अनुमान साझा किया, और लिन मोहन मुस्कुराए, शाओयू सही कह रही है, बिल्कुल यही बात है। निंग येई ने उत्सुकता से पूछा, बहन हान, क्या आपको ये सब पहले से ही पता था? लिन मोहन ने सहज भाव से कहा, बेशक, वरना मैं श्याओयू को कोई अनजान चीज क्यों खाने देता। लिन मोयू को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। ठीक है, उसकी बहन ने उसे फिर से धोखा दिया था। लिन मोहन हंसते हुए बोली, सब लोग जल्दी खा लो। ये सबसे बेहतरीन फल हैं, बाहर मिलने वाले फलों से कहीं बेहतर हैं और इनके दुष्प्रभाव भी कम है। निंग येई ने उत्सुकता से पूछा, क्या इनके भी दुष्प्रभाव होते हैं? लिन मोहन ने कहा, हाँ, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। क्या ये कोई दुष्प्रभाव है? पेट भरा हुआ महसूस होना भोजन का एक सामान्य लक्षण है। निंग येई ने अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं खूब खा सकती हूँ। वह बिल्ली के बच्चे की तरह उछल पड़ी, फल तोड़ने लगी और उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगी, और चिल्लाते हुए बोली, ये फल कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं। मो यून ने अधिक शालीनता से, आराम से भोजन किया। लिन मोहन धीरे धीरे खाते हुए समझा रहा था, जितने अधिक गुण आप प्राप्त करेंगे, अगले चरण के लिए उतना ही अधिक लाभ होगा। दिखाई देने वाले 4 गुणों के अलावा एक छिपा हुआ गुण भी है। निम्न गुणवत्ता वाले फल छिपे हुए गुण को नहीं बढ़ा सकते, केवल उच्च गुणवत्ता वाले फल ही ऐसा कर सकते हैं। मो यून ने पूछा, छिपा हुआ गुण क्या है? लिन मोहन मुस्कुराए और बोली, इसे ही तो समझदारी कहते हैं। समझ? उन्होंने इसके बारे में पहली बार सुना था। मो यून और निंग येई को समझ नहीं आया। उनके परिवार वालों को भी इस बारे में पता नहीं था। लिन मोहन ने समझाया, समझने की क्षमता हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलने पर कुछ लोगों की प्रतिभाएं क्यों जागृत हो जाती हैं जबकि अन्य लोगों की नहीं। एक ही कौशल और विशेषताओं वाले कुछ लोग युद्ध में अलग अलग प्रदर्शन क्यों करते हैं। कुछ लोग 89वें स्तर पर भगवान के स्तर तक क्यों पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य केवल छद्म भगवान ही बन पाते हैं। इन सभी में समझ की भूमिका होती है। लेकिन ऐसी चीजें जो समझ को बढ़ा सकती हैं, बहुत दुर्लभ हैं। जो फल आप पकड़े हुए हैं, वे उन्हीं कुछ चीजों में से एक है। इसलिए अधिक खाने का अवसर लें। निंग येई की आंखें चमक उठी, बहन हान, आप कमाल की हैं। आपको इतनी जानकारी कैसे है? लिन मोहन मुस्कुराए और बोली, शिक्षक ने मुझे बताया था। किसी और को मत बताना। मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। निंग येई ने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। लिन मोयू ने पूछा, बहन, आपके शिक्षक किस तरह के व्यक्ति हैं? वह मानव जाति के एकमात्र अर्ध देवता के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। लिन मोहन मुस्कुराई, शिक्षक बहुत अच्छे इंसान हैं, सख्त होने के अलावा लगभग परिपूर्ण है। लिन मोयू को लिन मोहन से इतनी उच्च प्रशंसा की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे बस इतना जानना था कि वह अर्ध देवता उसकी बहन के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। समझने की क्षमता के गुण के बारे में सोचते हुए, लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। उनका मानना था कि प्रतिभा के जागरण और व्यावसायिक उत्थान में समझ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतने सारे शीर्ष पेशेवर होने के बावजूद, उनमें से बहुत कम लोग ही ईश्वर तुल्य स्तर तक क्यों पहुंच सके। ये संभवतः समझने की क्षमता से संबंधित था। लिन मोयू ने इस अदृश्य गुण को बढ़ाने के लिए अधिक फल खाने का फैसला किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 395। अध्याय 395। 395। अध्याय 395। खाओ, बहन तुम्हारा शव ले जाएगी।
पहाड़ के बीचों बीच स्थित फलों का बाग विशाल था, जिसमें भरपूर मात्रा में फल लगे थे। अगर दर्जनों और लोग भी आ जाएं, तो भी खाने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। निंग याई एक छोटी बिल्ली की तरह जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। पलक झपकते ही उसने 5 फल खा लिए, जिनमें से प्रत्येक उसकी मुट्ठी से बड़ा था। उसका छोटा सा पेट फूल गया था, और लिन मोयू को वास्तव में ये जानने की उत्सुकता थी कि उसका पेट किस चीज से बना है। वह सोच रही थी कि कहीं वह फट न जाए। लेकिन उसकी भूख को देखते हुए निंग याई ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मैं इतनी भरी हुई कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो बस कुछ ही खाया है। अपनी भूख के कारण वह आमतौर पर बिना किसी समस्या के 1 दर्जन फल खा सकती थी। लेकिन अब केवल 5 खाने के बाद ही उसे असहज रूप से पेट भरा हुआ महसूस हुआ और वह और नहीं खा सकी। लिन मोहन पास आया और निंगयाई के उभरे हुए पेट को छूते हुए बोला, हम बुरा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे तुम 6 महीने की गर्भवती हो। छी! मो यून ने लगभग अपने मुंह में मौजूद खाना थूक दिया। आमतौर पर बेहद शांत रहने वाली लिन मोयू की एक बहन थी जिसे मजाक करना बहुत पसंद था। वे सचमुच 2 बिल्कुल विपरीत व्यक्ति थे। यह परिवार वाकई दिलचस्प था। निंग याई ने मुंह बनाते हुए कहा, बहन हान, कुछ ही खाने के बाद मुझे इतना पेट क्यों भर गया है? लिन मोहन ने कहा, अगर आपका पेट भर गया है, तो और मत खाए। ये फल का दुष्प्रभाव है। अगर आप जबरदस्ती ज्यादा खाएंगे, तो हो सकता है। निंग याई ने तुरंत पूछा, क्या हो सकता है? लिन मोहन ने इशारा करते हुए कहा, तुम धमाके के साथ फट सकते हो। निंग याई इतनी डर गई कि उसने जल्दी से अपने हाथ में रखा फल फेंक दिया। तभी उसे लिन मोहन के फिर से हंसने की आवाज सुनाई दी। निंग याई को एहसास हो गया था कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसका पेट पूरी तरह भर चुका था और वह और कुछ नहीं खा सकती थी। मो यून ने धीरे धीरे खाना खाया और छठा फल खत्म करने के बाद उसे भी पेट भरा हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को मजबूर करके आधा और खा लिया, लेकिन उसका पेट अनियंत्रित रूप से फूल गया। वह भी पूरी तरह से भरी हुई थी। यह अनुभूति अचानक हुई, और वह और कुछ नहीं खा सकी, हालांकि उसके हाथ में अभी भी आधा फल था। लिन मोहन हंसते हुए बोली, मोयून का पेट भी बड़ा है। शियाओयू, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। लिन मोयू के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। उसे लगा कि उस पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया गया है। लिन मोहन के मजाक को सहन न कर पाने के कारण मो यून शर्म से लाल हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसे पता था कि वह लिन मोहन के खिलाफ जीत नहीं सकती, इसलिए उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। निंग याई ने हाथ बढ़ाकर मो यून के उभरे हुए पेट को छुआ और कहा, बहन यून, सच में ऐसा लग रहा है जैसे 6 या 7 महीने की गर्भवती हो। आपका पेट मेरे पेट से भी बड़ा है। मो यून ने निंग याई को घूरते हुए कहा, अरे बदमाश, क्या तुम मार खाना चाहते हो? निंग याई ने झट से बात टालते हुए कहा, मैं तो बस सच कह रही हूँ। यह मेरे से भी बड़ा है। वे दोनों आपस में खेल रहे थे, जबकि लिन मोहन मुस्कुराती हुई अपना फल खा रही थी। वह धीरे धीरे लिन मोयू के पास गई और उसे कंधे से धक्का देते हुए बोली, शाओयू, ये दोनों लड़कियां बुरी नहीं हैं। क्या तुम दोनों से शादी करना चाहते हो? लिन मोयू इसे सहन नहीं कर सकी और चुपचाप बाग के केंद्र की ओर चल पड़ी। लिन मोहन उसके पीछे पीछे गया और पूछता रहा, शाओयू, मुझे बताओ, तुम क्या सोचती हो? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि हमारे पास दोनों हो? तुम हमारे लिन परिवार के इकलौते वारिस हो। तुम्हें वंश को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपको वे सच में पसंद हैं, तो चिंता मत करो। बहन उनसे बात करने में आपकी मदद करेगी। अगर मेरा चेहरा काफी नहीं है, तो हमारे पास शिक्षक तो हैं ही। शिक्षक का चेहरा तो निश्चित रूप से काफी होगा। शियाओयू, कुछ बोलो। डॉट डॉट डॉट। लिन मोयू ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस स्थिति में वह जो कुछ भी कहता, वह गलत होता, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। बाग के बीचों बीच स्थित एक अनोखे फल के पेड़ ने लिन मोयू का ध्यान आकर्षित किया। यह फलदार वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में काफी छोटा था, और उस पर एक ही थोड़ा मुरझाया हुआ फल लटका हुआ था। पेड़ और फल दोनों ही कुपोषित प्रतीत हो रहे थे। लेकिन लिन मोयू को लगा कि यह फल असाधारण है। लिन मोहन, जो अभी भी अपना फल खा रही थी, बोली, यह फल अभी भी यहीं है। लिन मोयू ने पूछा, क्या आपको इसके बारे में पता है? लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, शिक्षक ने इसका जिक्र किया था।
जब वह यहाँ आया था तो उसके साथ मौजूद एक विलक्षण प्रतिभावान छात्र ने ये फल खाया और वह फट गया। लिन मोयू ने एक जासूसी मंत्र का प्रयोग किया जिससे केवल फल का नाम ही पता चला, अन्य कोई जानकारी नहीं मिली। कुपोषित दिखने वाले इस फल को प्रारंभिक फल कहा गया। अन्य फलों को उच्च श्रेणी का फल कहा जाता था, लेकिन यह फल अलग था। लिन मोयू ने पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि यह फल जहरीला है? लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, शिक्षक ने अनुमान लगाया कि यह जहरीला होने के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह खाने वाले के लिए गुणों को इतना बढ़ा देता है कि वह उन्हें संभाल नहीं पाता, जिससे विस्फोट हो जाता है। ऐसा एक से अधिक बार हो चुका है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती बहुत अधिक फल खा लिए और उनका पेट फट गया। आप जानते हैं कि इन फलों को खाने से आपके मूल गुण और कौशल मजबूत होते हैं, और फिर नए गुण जुड़ जाते हैं। ये गुण बाद के चरणों में उपयोगी होते हैं। गुण जितने उच्च स्तर के होंगे उतना ही बेहतर होगा। उच्च श्रेणी के फलों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और वे निम्न श्रेणी के फलों की तुलना में गुणों को अधिक बढ़ा सकते हैं। लिन मोयू को आखिरकार बात समझ आ गई। समान मात्रा में फल खाने से गुणों में समान वृद्धि नहीं हुई। निंग येई ने यहाँ 5 फल खाए थे, जिससे उसके चारों गुणों में से प्रत्येक में 1000 अंकों की वृद्धि हुई थी। ये वे गुण थे जिनका उपयोग वह अपने पैतृक देश में कर सकती थी। अगर उसने बाहर कम गुणवत्ता वाले फल खाए होते, तो वह 5 फल खाने के बाद ही तृप्त हो जाती, लेकिन उसके गुणों में प्रत्येक फल के लिए केवल 500 अंकों की वृद्धि होती। यही अंतर है। निंग येई ने 5 फल खाए थे। मो यून ने 5.5 फल खाए थे। लिन मोयू 5 फल खा चुकी थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बहन, ये कैसे तय होता है कि कोई व्यक्ति कितने फल खा सकता है? लिन मोयू ने गौर किया कि लिन मोहन को बहुत कुछ पता था, यहाँ तक कि मो शिंगहे से भी ज्यादा। एक अच्छे शिक्षक का होना वाकई बहुत मायने रखता है। एक अर्थस्तरीय महादेव वास्तव में असाधारण था। लिन मोहन ने कहा, यह कहना मुश्किल है। शिक्षक का मानना है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, पेशे और योग्यता पर आधारित होता है। क्या इसका किसी व्यक्ति के स्तर से कोई संबंध है? लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। आप इसे संचयी क्षति के रूप में समझ सकते हैं। जब क्षति शरीर की सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह फट जाता है। लिन मोयू ने एक पल सोचा, बहन, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। लिन मोहन का चेहरा गंभीर हो गया, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। लिन मोयू ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है, और आत्मा महल में मेरी आत्मा की छाप है। मैं सचमुच नहीं मरूंगी। लिन मोहन ने लिन मोयू को घूर कर देखा। वे दोनों साथ पले बड़े थे, और वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। एक बार लिन मोयू किसी बात का फैसला कर लेता था, तो उसे बदलना मुश्किल होता था। लिन मोहन भी बिल्कुल वैसा ही था। लिन मोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम असफल हो जाते हो, तो पुनर्जीवित होने के बाद तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे पैदा करने होंगे। अब कोई खतरनाक साहसिक कार्य नहीं। क्या आप गंभीर हैं? लिन मोयू ने लिन मोहन के गंभीर चेहरे को देखकर कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। लिन मोहन ने आखिरकार उसे जाने दिया और कहा, जाओ, मैं तुम्हारा शव लेने के लिए तैयार रहूंगा। लिन मोयू अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्या ये सचमुच उसकी बहन थी? लिन मोहन अपना फल खाती रही, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह सहज नहीं थी। लिन मोयू उस अनोखे फलदार पेड़ के पास पहुंची। प्रारंभिक फल पहुंच के भीतर था। इससे पहले उसने जो 5 फल खाए थे, उनके दुष्प्रभाव तो हुए थे, लेकिन वे कंकालों में स्थानांतरित हो गए थे। उनकी क्षमताओं पर मुहर लग गई थी, लेकिन क्षति हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। इसके अलावा, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी प्रतिभा और कुछ क्षति प्रतिरोधक क्षमता के गुण अभी भी सक्रिय हैं। केवल सक्रिय कौशल ही अनुपयोगी थे। इससे लिन मोयू को आत्मविश्वास मिला। अगर वह इसे संभाल नहीं सकता, तो कोई और भी नहीं संभाल सकता। उस स्थिति में, प्रारंभिक फल निरर्थक होगा। उसने हाथ बढ़ाकर प्रारंभिक फल को पकड़ लिया, और उसे अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें एक सुनसान द्वीप पर प्रकाश पड़ रहा था। यह द्वीप एक जीवंत और हरे भरे स्थान में बदल गया। पौधे तेजी से बढ़े और जंगल फलता फूलता रहा। छोटे छोटे जीव प्रकट हुए, जो वास्तविक नहीं थे बल्कि जीवन शक्ति की अभिव्यक्ति थे। उसके सामने वाले पेड़ जैसा ही एक फलदार पेड़ उगाया। इसमें कई फल लगे, जो गिर गए और उनसे नए पेड़ उगाए। नए पेड़ पहले से ऊंचे और बड़े थे।
अंत में उसकी शाखा पर एक अकेला कुपोषित फल दिखाई दिया। वह दृश्य समाप्त हो गया और प्रारंभिक फल लिन मोयू के हाथ में था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पूर्वजों की भूमि का जन्म देखा है। यह साधारण सा दिखने वाला फलदार वृक्ष यहाँ के सभी फलदार वृक्षों का पूर्वज था। प्रारंभिक फल ही उसका सार था। सचमुच असाधारण, लिन मोयू ने सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 396। अध्याय 396। 396। अध्याय 396। तुम दानव उपासकों के चाटुकार कैसे बन गए। मुंह में जाते ही प्रारंभिक फल रस के फव्वारे में बदल गया। लिन मोयू का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया और उसका पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांपने लगा। लिन मोहन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ। लिन मोयू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए मुश्किल से एक शब्द कहा, कड़वा। बेहद कड़वा, बेहद कड़वा। यह पहले के फलों की मिठास से बिल्कुल विपरीत था। लिन मोयू ने कसम खाकर कहा कि उसने इतना कड़वा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उसकी जीभ की नोक से शुरू होकर कड़वाहट उसकी हर नस और रक्त वाहिका के साथ साथ उसके शरीर के हर कोने तक फैल गई। फिर अचानक एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लिन मोयू प्रारंभिक फल खाने के बाद से ही अपने गुणों पर नजर रख रहा था। मूल रूप से 5 उच्च श्रेणी के फल खाने के बाद उनके चारों गुण 1000 पर बरकरार रहे। अब प्रारंभिक फल के प्रभाव से उनके चारों गुण तेजी से बढ़ने लगे। 1100 हर सेकंड उसके गुण 100 अंक बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही उनके गुणों की संख्या 2000 से अधिक हो गई थी। कड़वाहट जरा भी कम नहीं हुई, वो जारी रही। लिन मोयू की भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। लिन मोहन ने पूछा, कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? लिन मोयू ने अपना सिर हिलाया और एक शब्द बोला, कड़वा। वह और कुछ नहीं कह सका। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की हर चीज कड़वी है, यहां तक कि वह जिस हवा में सांस ले रहा है वह भी कड़वी है। दुष्प्रभाव दिखने लगे। लिन मोयू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जैसे जैसे उसकी क्षमताएं बढ़ रही थीं, एक जबरदस्त शक्ति उसके शरीर पर प्रभाव डाल रही थी। लेकिन सारा नुकसान कंकालों ने सोख लिया। उन पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। यह बल विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसके शरीर के भीतर ही उत्पन्न हुआ था, जिससे बचाव के सभी उपाय बेकार हो गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे केवल सहन किया जा सकता था। इस आंतरिक क्षति ने बचाव तंत्र को नजरअंदाज कर दिया, जिससे इसे सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। लिन मोयू को लगा कि बहुत कम लोग ही इसे सहन कर पाएंगे। लेकिन लिन मोयू के सामने इस स्तर के नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया। यह उतना खतरनाक भी नहीं था जितना कि अपनी दूसरी नौकरी बदलने के दौरान खूंखार अजगर का मांस खाना, जो हृदय की रक्षा करता है। यह सिर्फ कड़वाहट थी। लिन मोयू अंततः अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गया और अब और कड़वाहट सहन नहीं कर सका। उसने झटपट एक उच्च श्रेणी का फल उठाया और उसे काट लिया। बहुत खूब। जैसे ही उच्च श्रेणी का फल उसके मुंह में गया, लिन मोयू को अपने पूरे मुंह में कड़वाहट का विस्फोट महसूस हुआ। उच्च श्रेणी के फल की मिठास तुरंत ही कड़वाहट से दब गई, जिससे वह और भी कड़वा हो गया। लिन मोहन चिंतित दिख रही थी, लेकिन वह लिन मोयू की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालांकि वह देख सकती थी कि लिन मोयू किसी भी खतरे में नहीं लग रही थी। वह शांत हुई और हंसते हुए बोली, चिंता मत करो मोयू। अगर तुम नहीं टिक पाओगे तो कोई बात नहीं। बहन तुम्हारा शव एक भी टुकड़ा खोए बिना ले आएगी। लिन मोयू उसे अवाक होकर देखता रहा। क्या वह सचमुच उसकी बहन थी? वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? लिन मोयू की कड़वी अभिव्यक्ति को देखकर निंग यी और मोयू भी वहां पहुंचे। लिन मोयू ने निंग यी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है? निंग यी ने सिर हिलाया, हाँ। उसने मुट्ठी भर हरी कैंडी निकाली और लिन मोयू को दे दी। लिन मोयू ने उनमें से कुछ अपने मुंह में डाले और तुरंत ही एक कड़वा और मसालेदार स्वाद उसकी नाक में घुस गया, जिससे उसकी स्वाद कलिकाएं अभिभूत हो गईं। लिन मोयू को और भी तीव्र अनुभूति हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब ये कड़वा, मसालेदार और इतना तीव्र था कि वह अवाक रह गया। लिन मोहन ने पूछा, तुमने उसे किस तरह की मिठाई दी? निंग यी ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैंने इसे खास तौर पर किसी से बनवाया था, करेले और सरसों की मिठाई। हाँ हाँ। लिन मोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए बोली, सच में ऐसी मिठाई भी होती है?
ये तो बहुत मजेदार है। लिन मोयू ने ये सुना लेकिन वह जवाब देने में असमर्थ थी। कड़वाहट, तीखापन और तीव्र सनसनी का संयोजन वास्तव में बहुत तीव्र था। निंग येई ने पूछा, बहन हान, मोयू को क्या हुआ है? लिन मोहन हंसते हुए बोली, वह ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लिन मोयू वास्तव में ठीक थी, सारा नुकसान कंकालों में स्थानांतरित हो गया था। 45वें स्तर पर उसकी समनिंग क्षमता 750 तक पहुंच गई थी। उसके पास कुल 25 मरे हुए सैनिकों की सेनाएं थीं, जिनमें 19,000 से अधिक कंकाल थे। इसके अलावा 25 शक्तिशाली और टिकाऊ लिच जनरल भी थे। जब तक प्रारंभिक फल के दुष्प्रभाव सामूहिक रूप से उन्हें विस्फोटित नहीं कर देते, तब तक लिन मोयू को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। उसके गुण लगातार बढ़ते जा रहे थे, और लिन मोयू को हर पल एक अनंत काल जैसा लग रहा था। अंततः उसे समझ में आया कि अत्यधिक कड़वाहट कितनी असहनीय हो सकती है। 2 मिनट तक सहन करने के बाद अंततः कड़वाहट पूरी तरह से दूर हो गई। इस समय लिन मोयू के चारों गुण 10,000 तक पहुंच चुके थे। यह देखने में ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन यह निंग येई के वेतन से 10 गुना ज्यादा था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुण नहीं थे। लिन मोहन के अनुसार समझने की क्षमता का छिपा हुआ गुण ही मुख्य लाभ था। हालांकि समझने की क्षमता में वृद्धि की जांच नहीं की जा सकी, इसके लाभ सूक्ष्म और क्रमिक थे। गुणों में काफी वृद्धि होने के बावजूद लिन मोयू को शारीरिक रूप से कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। उसने झटपट एक उच्च श्रेणी का फल उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, जिससे मीठा रस कड़वाहट को दूर कर दे। हालांकि लिन मोयू ने पाया कि उच्च श्रेणी का फल अब उसके गुणों को और नहीं बढ़ा सकता था। इसकी सीमा 10,000 थी। इस समय लिन मोहन का पेट भी भरा हुआ था, उसका छोटा सा पेट थोड़ा फूला हुआ था। ठीक है, चलो चलते हैं। लिन मोहन ने कुल 10 उच्च श्रेणी के फल खाए थे, जिनमें से प्रत्येक का गुण 2000 तक पहुंच गया था, जो कि निंग येई से काफी अधिक था। समूह बाग से गुजरा और दूसरे निकास द्वार से बाहर निकल गया। निकास द्वार के बाहर पहाड़ का दूसरा भाग था, जो बड़े बड़े फलों के बागों से भरा हुआ था। लिन मोहन के अनुसार इनमें केवल निम्न और मध्यम श्रेणी के फल ही थे। कभी कभार किसी को उच्च गुणवत्ता वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन वे पहाड़ के मध्य में उगने वाले फलों की तुलना में कमतर होते हैं। उनके गुफा से बाहर निकलने के बाद प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। इस गुफा में जाने का केवल एक ही रास्ता था। इतनी शांति क्यों है? मो यून को यह अजीब लगा। हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, बाग बड़ा था, लेकिन इतना शांत नहीं होना चाहिए था। लिन मोयू ने अचानक कहा, सावधान रहो, कुछ गड़बड़ है। वह आगे आगे चलने लगा। अमर सैनिकों और कंकाल कवच के बिना उसे पूरी तरह से क्षति हस्तांतरण पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे वह अधिक सतर्क हो गया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें आगे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। ऊर्जा में उतार चढ़ाव और चीख पुकार भी सुनाई दी। यहां कोई लड़ रहा है। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से आगे बढ़ गए। वे बाग से गुजरे और एक खुले मैदान में पहुंच गए। लगभग हर वो व्यक्ति जो पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुका था, यहां मौजूद था। खुले मैदान में लोगों का एक समूह आपस में लड़ रहा था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो 1 दर्जन लोग एक ही व्यक्ति को घेरे हुए थे। इन 12 लोगों के पास तलवारें और चाकू थे, जबकि तीरंदाज परिधि से तीर चला रहे थे। उनके हथियार उनके पेशे को दर्शाते थे, शूरवीर, योद्धा, तीरंदाज। लेकिन ये स्पष्ट था कि इन लोगों ने फल खा लिए थे, उनके कौशल क्षीण हो गए थे और उनके गुण कमजोर पड़ गए थे। उनके सभी हमले सामान्य हमले ही थे। जिस व्यक्ति को घेरा जा रहा था, वह भी एक योद्धा था जो लंबी तलवार चला रहा था। वह सहज भाव से, बिना किसी चिंता के खड़ा था, अपनी तलवार को घुमाकर तलवार की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था, जिससे कई लोग पीछे हट गए। उसने फल नहीं खाए। लिन मोयू ने तुरंत देखा कि घिरे हुए व्यक्ति ने फल नहीं खाए थे और उसकी युद्ध शक्ति अभी भी बरकरार थी। वह दूसरों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे बिल्ली चूहों के साथ खेलती है। पास ही में लोगों का एक समूह खड़ा होकर देख रहा था। वे सभी जादू पर आधारित पेशे थे, जिनमें फिलहाल कोई युद्ध शक्ति नहीं थी। इनके अलावा 2 लोग जमीन पर पड़े थे, सांस तो ले रहे थे लेकिन गंभीर रूप से घायल थे। जैसे ही लिन मोयू का दल पहुंचा, घिरे हुए योद्धा ने हंसते हुए कहा, आखिरकार सब लोग आ गए। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया। उसके शरीर पर एक तेज रोशनी चमकी और ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे उसके सभी हमलावर हवा में उड़ गए।
उसके पैरों से नीले रंग का एक प्रभामंडल फैल गया। तुरंत ही सबके पैरों के नीचे नीले रंग के प्रभामंडल दिखाई दिए और एक ठंडी आभा उन पर छा गई। यह एक होली लाइट नाइट का कौशल था। फ्रीजिंग हेलो। यह दुश्मनों को जमा सकता है, जिससे उनकी गति काफी धीमी हो जाती है। कालकोठरियों में यह कौशल बहुत उपयोगी था, जिससे मजबूत नियंत्रण प्रभाव प्राप्त होते थे। यह मारने के लिए भी उतना ही उपयोगी था। लिन मोयू को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग ठंड से प्रभावित हुए, उनकी गतिविधियां धीमी हो गईं। उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। योद्धा ने अपनी लंबी तलवार उठाए और लिन मोयू की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मो यून का चेहरा गंभीर हो गया। एक पवित्र प्रकाश योद्धा, वह निश्चित रूप से झोउ परिवार से होगा। लिन मोयू ने कहा, सिर्फ झोउ परिवार ही नहीं, बल्कि एक पुराना परिचित भी। आप सब यहीं रुकिए, मैं इसे संभाल लूंगी। वह आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, झोउ लेशिंग, क्या मैंने आपको गलत समझा? झोउ लेशिंग थोड़ा चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगी, लिन मोयू। वाह! जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका रूप बदलता गया, और अंततः झोउ लेशिंग का असली रूप सामने आ गया। उसने घृणा भरी निगाहों से लिन मोयू को देखा और कहा, मुझे जिज्ञासा है, तुमने मुझे कैसे पहचाना? लिन मोयू ने जवाब दिया, मुझे भी जिज्ञासा है, तुम दानव उपासकों के चमचे कैसे बन गए? क्या तुम खुद चमचे बने, या तुम्हारा पूरा झोउ परिवार चमचे बन गया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 397। अध्याय 397। 397। अध्याय 397। 10,000 अनसुलझे सवाल। जब लिन मोयू और झोउ लेशिंग पहली बार युआन युद्ध क्षेत्र पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई। उस समय झोउ लेशिंग का स्तर केवल 30 था, लेकिन अब वह अपना दूसरा जॉब चेंज पूरा कर चुका था। उसकी समतलीकरण की गति काफी अच्छी थी। हालांकि झोउ लेशिंग की आभा ठीक नहीं लग रही थी, मानो उसने सामान्य तरीकों से अपनी क्षमता का स्तर नहीं बढ़ाया हो। लिन मोयू की धारणा में उसकी आभा बहुत अस्थिर थी, जो बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी। झोउ लेशिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, राक्षस उपासकों का चमचा बनने का क्या मतलब है? इसे इतना बुरा मत बनाओ। मैं तो बस उनके साथ सहयोगात्मक संबंध में हूं। लिन मोयू ने थोड़ी सी अवमानना दिखाते हुए कहा, तुम एकमात्र 40वें स्तर के होली लाइट नाइट, तुम्हारे पास उनके साथ सहयोग करने की क्या योग्यता है? झोउ लेशिंग जोर से हंसा, होली लाइट नाइट? मैं अब होली वर्ड नाइट हूं, एक मध्यस्तरीय दिग्गज होली वर्ड नाइट। सिर्फ एक शब्द का अंतर था, लेकिन पेशा एक अलग ही स्तर का था। झोउ लेशिंग की हंसी और भी उन्मादपूर्ण हो गई। क्या तुम जानते हो कि होली वर्ड नाइट क्या होता है? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने दूर हट चुके एक शूरवीर की ओर देखा, ठंडी सी आवाज में कहा, स्लैश। बिना किसी प्रत्यक्ष हलचल के एक तेज तलवार की रोशनी निकली और उसने योद्धा पर प्रहार किया। चीखते हुए योद्धा हवा में उछल गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसके शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया, जिसमें हड्डियां दिख रही थी। झोउ लेशिंग पागलों की तरह हंसा, क्या तुमने देखा? यह एक पवित्र शब्द योद्धा है, जहां शब्द ही कानून बन जाते हैं। लिन मोयू की आंखों में दया भाव झलक रहा था। झोउ लेशिंग की नजरों में होली वर्ड नाइट होना सर्वोच्च उपलब्धि जैसा लगता था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान वास्तव में कितना ऊंचा है। लिन मोयू ने कहा, तुम दानव उपासकों के चाटुकार बन गए और जानबूझकर फल नहीं खाया। तुम्हारा इरादा हम सबको यही मार डालने का था, है ना? झोउ लेशिंग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। लिन मोयू ने आगे कहा, लेकिन हमें मारने से क्या फायदा? यहाँ मौजूद हर कोई अलग अलग परिवारों से आया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हर किसी की आत्मा में एक छाप है। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। लिन मोयू के शब्दों से सभी लोग शांत हो गए। पहले का तनावपूर्ण माहौल अचानक सुधर गया। जी हाँ, हमारे पास आत्मा की छाप होती है। मरने के बाद भी हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। झोउ लेशिंग, जब हम बाहर निकलेंगे तो तुम्हें जरूर मार डालेंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया है, और तुम्हारे झोउ परिवार का भी काम खत्म हो गया है। झोउ लेशिंग ने लंबी ओह की आवाज निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पुनर्जीवित होने का मौका दूंगा? उसने एक काला पत्थर निकाला।
यह उस प्रकार का हथियार था जिसका उपयोग आमतौर पर अगाध दानव करते थे। एक क्रूर मुस्कान के साथ झो लेशिंग ने पत्थर को चूर चूर कर दिया। एक अवरोध तेजी से फैल गया और पल भर में पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही अवरोध बना, किसी का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, नहीं, यह अगाध दानव का आत्मा विनाशक अवरोध है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। हमारा काम तमाम हो गया, हम यहीं मरेंगे और हमारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आत्मा विनाशक अवरोध मृतकों की आत्माओं को नष्ट कर सकता था। आत्मा को नष्ट करने वाली बाधा में आत्मा की छाप होने पर भी पुनरुत्थान असंभव था। झो लेशेन की हंसी और भी उन्मादपूर्ण हो गई। डर, कामपो, तुम सब जल्द ही मरने वाले हो। उसने बुरी मंशा से निंगियाई, मो युन और लिन मोहन को देखा और अपने होंठ चाटते हुए कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं अपना मजा ले लूंगा। लिन मोहन हंसते हुए बोला, सिर्फ तुम। शियाओ यू, उसे मार डालो। लिन मोयू के मन में पहले से ही हत्या का भाव प्रबल था और उसके हाथ में प्लेटिनम ग्रेड की एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। लिन मोयू के लिए तलवार की विशेषताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि वह काफी तेज हो। झो लेशिंग एक होली वर्ड नाइट था, जो मध्य स्तरीय पौराणिक पेशा था और उसका स्तर 40 था। उसके कुल गुण लगभग 60,000 होने चाहिए। लिन मोयू के वर्तमान गुण 40,000 थे, जो 20,000 का अंतर है। इसके अलावा झो लेशिंग की शक्तियां सील नहीं की गई थी, जबकि लिन मोयू की सभी शक्तियां सील कर दी गई थी। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद लिन मोयू को उसे मारने का पूरा भरोसा था। तलवार को पकड़े हुए लिन मोयू कदम दर कदम झो लेशिंग की ओर बढ़ने लगी। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे लिन मोयू पागल हो गई हो। झो लेशिंग को भी लगा कि लिन मोयू पागल है, और वह और भी उन्मादी ढंग से हंसते हुए बोला, तुम एक जादूगर हो और मुझसे तलवार से लड़ना चाहते हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लिन मोयू पर फ्रीजिंग हीलो का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। मैंने पहले तुम्हें सबसे आखिर में मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मर जाओ। स्लैश। एक होली वर्ड नाइट के रूप में केवल शब्द बोलने से ही एक कौशल सक्रिय हो सकता था। एक तेज तलवार की हल्की सी लपट लिन मोयू की ओर बढ़ी, एक ऐसा वार जो या तो उसे मार डालता या गंभीर रूप से घायल कर देता। जैसे ही तलवार की रोशनी पास आए, लिन मोयू ने लापरवाही से एक तरफ हटकर बाल बाल उससे बच गई। झो लेशिंग के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसने तलवार की दो और रोशनी भेजी, जिन्हें लिन मोयू ने आसानी से चकमा दे दिया। असंभव। झो लेशिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन मोयू उनसे कैसे बच निकली। इस समय लिन मोयू झो लेशिंग से मात्र 5 मीटर की दूरी पर थी। अपने पैर के हल्के से धक्के से लिन मोयू बिजली की तरह आगे बढ़ा और पल भर में झो लेशिंग के सामने प्रकट होकर अपनी तलवार से वार किया। झो लेशिंग ने दहाड़ते हुए कहा, मर जाओ। कौशल कौशल पवित्र अग्नि प्रभामंडल। उसके योद्धा की तलवार तेजी से निकली और हवा में तलवार की रोशनी फैल गई, जबकि उसके पैरों के पास एक ज्वलंत प्रभामंडल प्रकट हुआ। पल भर में सभी को जलन का एहसास हुआ। बर्फ और आग का दोहरा हमला, बहुत असहज। सभी ने औषधियां निकाली और पीना शुरू कर दिया। लिन मोयू ने तलवार की रोशनी और पवित्र अग्नि प्रभामंडल को नजरअंदाज कर दिया। उसकी तलवार झो लेशिंग की खुली गर्दन की ओर लक्षित थी और उसने नीचे की ओर वार किया। यह एक ऐसा कदम था जिससे पता चलता था कि वह एक साथ मरने के लिए तैयार था। झो लेशिंग के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, उसे पूरा विश्वास था कि उसका हमला लिन मोयू के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिन मोयू के हमले की बात करें तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ 100 गुणों वाला एक साधारण जादूगर, वह क्या नुकसान कर सकता है? उसकी रक्षा पंक्ति इतनी मजबूत थी कि वह स्थिर खड़ा रह सकता था और लिन मोयू को बिना किसी चिंता के हमला करने दे सकता था। अगले ही पल सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह तेजी से पीछे हट गया। लिन मोयू की तलवार ने उसके बचाव को भेद दिया था। अगर उसने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया दी होती, तो तलवार उसकी गर्दन में घुस जाती। लिन मोयू ने अंतिम क्षण में उसके क्रॉस स्लैश को चकमा दे दिया, जिससे उसके अपने हमले पर कोई असर नहीं पड़ा। हत्या के इरादे से भरा हुआ लिन मोयू तेजी से उसके पीछे गया। उसकी गति झो लेशिंग की गति के बराबर थी। तलवार ने फिर से वार किया। उसकी गति इतनी भयानक थी कि झो लेशिंग घबरा गया। झो लेशिंग ने अपनी तलवार घुमाकर वार को रोका और दोनों की तलवारें टकरा गईं। उसने पाया कि लिन मोयू की ताकत उसकी अपनी ताकत से बहुत कम नहीं थी।
झो लेशेंग चिल्लाया, तुमने फल नहीं खाया। नहीं, तुमने इसे खाया था। फिर भी तुम्हारे गुण इतने मजबूत क्यों हैं? तुम मेरे हीलों के नियंत्रण को क्यों नजरअंदाज कर सकते हो? क्या तुम जादूगर नहीं हो? क्यों क्यों? इस समय झो लेशेंग एक पागल 10,000 क्यों की तरह हो गया। दिव्य ग्रीष्म टावर की परीक्षाओं से गुजरने के बाद लिन मोयू सभी व्यवसायों में पारंगत हो गई थी। नाइट की युद्ध तकनीकें उसके लिए स्वाभाविक थी। कौशल की कमी के बावजूद भी वह शक्तिशाली हमले कर सकता था। फल ने कौशल को सील कर दिया, लेकिन निष्क्रिय कौशल प्रभावी बने रहे। 19,000 से अधिक कंकाल लिन मोयू के साथ क्षति साझा कर रहे हैं। और स्टेटस इम्यूनिटी के साथ, उसने सभी नियंत्रण प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे लिन मोयू को मारना आसान नहीं था। तलवारों के लगातार टकराने से एक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, झो लेशेंग की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लिन मोयू की तलवारबाजी उसकी अपनी तलवारबाजी से कहीं बेहतर थी। ये कैसे संभव है? वह तो स्पष्ट रूप से एक जादूगर है। एक जादूगर का तलवारबाजी में किसी शूरवीर से भी बेहतर होना अविश्वसनीय था। लिन मोयू को बढ़त हासिल करते देख दर्शक खुशी से झूम उठे। उनमें फिर से उम्मीद जाग उठी। जनरल लिन, इसे मार डालो। जनरल लिन, जाओ, इस कमीने को मार डालो। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर दर्जनों वार कर दिए। झो लेशेंग को एहसास हुआ कि लिन मोयू शक्तिशाली तो था, लेकिन उसके गुण उससे कहीं कमतर थे। इसके अलावा, लिन मोयू कौशल का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह फिर मुस्कुराया, उसे पूरा भरोसा था कि अंत में जीत उसी की होगी। इस बार तो तुम मरोगे। वह मन ही मन दहाड़ उठा। कौशल, पवित्र विनाश श्लेष। तलवार की रोशनी विस्फोटित हुई, जिससे हवा में सैकड़ों तलवारों की ऊर्जा फैल गई और लिन मोयू को घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सब खत्म हो गया। उसका तो बुरा हाल होना तय है। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर निराशा छाई हुई थी। उन्हें जो उम्मीद अभी अभी जगी थी, वह खत्म हो गई। किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिन मोयू ऐसे हमले में बच पाएगी। हालांकि लिन मोयू का प्रदर्शन प्रभावशाली था, लेकिन उनके युद्ध कौशल ने उन्हें उम्मीद दी थी। जनरल लिन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि उम्मीद खत्म हो चुकी है। तलवार की रोशनी ने लिन मोयू को घेर लिया। झो लेशेंग पागलों की तरह हंसते हुए बोला, वह अब मर चुका है। तलवारों की रोशनी के सागर के बीच एक तलवार चुपचाप अंदर घुस गई और हंसते हुए झो लेशेंग के शरीर में जा घुसी। उसकी हंसी अचानक रुक गई, और उसने अविश्वास से तलवार की रोशनी से बाहर निकलती लिन मोयू को देखा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज देख ली हो। लिन मोयू का चेहरा गंभीर था, वह उसे ऐसे देख रही थी मानो वह पहले ही मर चुका हो। यह तलवार उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, केवल उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। लिन मोयू के बाएं हाथ से एक और तलवार निकली और उसने उसे झो लेशेंग की गर्दन की ओर बढ़ा दिया। झो लेशेंग का चेहरा दहशत से भर गया, उसका शरीर चमकने लगा क्योंकि वह नाइट की खास कला, एक्सट्रीम डिफेंस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। बूम! डोमेन स्पिरिट स्टोन लगातार घूमता रहा और झो लेशेंग पर भयावह हत्या का इरादा हावी हो गया। झो लेशेंग ने कई भ्रम देखे और उसकी चरम रक्षा क्षमता बाधित हो गई। वह वहीं जम गया। लिन मोयू की तलवार पलक झपकते ही उसकी गर्दन में घुस गई। खून तेजी से बाहर निकला। पेशेवर लोग आम लोग नहीं थे, केवल इस हड़ताल से उनकी जान नहीं जा सकती थी। लिन मोयू की ताकत उसकी रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए काफी थी। उसे मारने के लिए 2 बार काफी नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 398। अध्याय 398। 398। अध्याय 398। वह कहता है कि वह ये कर सकता है, इसलिए उस पर विश्वास करो। लिन मोयू के हाथ में एक बार फिर एक लंबी तलवार प्रकट हुई। उसने कवच में बने छेद से तलवार घुसा दी, जो झो लेशेंग के शरीर में जा घुसी। झो लेशेंग दर्द से कराह उठा, वह अभी भी हत्या के इरादे से घिरे भ्रम से जागने में असमर्थ था। लिन मोयू के हाथों में लगातार अधिक से अधिक हथियार दिखाई देने लगे। पलक झपकते ही उसने झो लेशेंग को हथियारों से लदे एक साही में बदल दिया। झो लेशेंग लगातार चीखता रहा, उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। अंततः वह जागने ही वाला था।
लिन मोयू के हाथ में एक कुल्हाड़ी प्रकट हुई, कुल्हाड़ी की रोशनी चमकी और झो लेशिन का दाहिना हाथ आकाश में उड़ गया। एक और तेज रोशनी चमकी और झो लेशिन का दाहिना पैर भी उसके शरीर से अलग हो गया। झो लेशिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार उसे होश आया। एक हाथ और एक पैर गंवाए, अपने ही खून के तालाब में पड़े हुए, झो लेशिन लगातार चीखता रहा। अब उसकी जिंदगी बस किसी तरह बची हुई थी। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ मरने के बाद आपका पुनर्जन्म संभव है या नहीं। झो लेशिन के चेहरे पर भय के भाव उभर आए, मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हें न मारने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। झो लेशिंग ने कहा, मैं आपको शैतानवाद के पंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, शैतानवाद के पंथ के साथ सहयोग करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम तो सिर्फ एक कुत्ते के लायक हो, और एक कुत्ता क्या जान सकता है? इतना कहकर लिन मोयू ने कुल्हाड़ी उठा ली। झो लेशिंग की मृत्यु पीड़ा और भय के बीच हुई। लिन मोयू ने सभी हथियार वापस एकत्र कर लिए। प्लेटिनम श्रेणी के हथियारों को बेचने पर अभी भी अच्छी कीमत मिल सकती है। दूर खड़े लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने काफी मात्रा में औषधियां पी ली थी और अब वे अपनी चोटों से उबर रहे थे। पेशेवरों में ठीक होने की अद्भुत क्षमता होती है। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, गंभीर चोटें भी जल्दी ठीक हो सकती हैं। लिन मोयू ने उन पर एक नजर डाली और लिन मोक्सुआन और अन्य लोगों के पास लौट आए। काम हो गया, मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। वह अब खून से लथपथ था, उसके कपड़े तलवार की रोशनी से फट चुके थे। लिन मोक्सुआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो, चिंता मत करो, हम झांकेंगे नहीं। लिन मोयू बाग में चली गई और नजरों से ओझल हो गई। निंग ये अभी भी सदमे में थी। बहन जुवान, आपको कैसे पता चला कि मोयू उसे मार सकता है? लिन मोक्सुआन मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि वह ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन पर विश्वास किया। यह सुनकर निंग येई ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, उस पर विश्वास करो। मो यून ने पूछा, अगर लिन मोयू ने कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या होगा? लिन मोक्सुआन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं ऐसा ही करता। वो तो बस रस्सी पर चलने वाला एक मसखरा है, उससे निपटना आसान है। मो यून ने लिन मोक्सुआन की बातों पर विश्वास किया, क्योंकि उसे उसके आसपास के रहस्य का आभास हो रहा था। उसके पास न केवल एक शक्तिशाली और रहस्यमय शिक्षक था, बल्कि वह स्वयं भी असाधारण थी। इसीलिए लिन मोक्सुआन बिल्कुल भी नहीं घबराए। वह झो लेशिंग को एक साधारण मसखरे की तरह देख रही थी जो रस्सी पर चल रहा हो। कुछ ही देर में लिन मोयू ने अपने कपड़े बदले और वापस आ गया। खून के धब्बे गायब हो गए थे और खून की कोई गंध भी नहीं बची थी। शुद्धिकरण औषधि अभी भी अपना असर दिखा रही थी, जिससे उसके शरीर पर कोई गंध नहीं रह गई थी। इसी दौरान लोगों का एक समूह वहां आया। हमें बचाने के लिए ईश्वर लिन का धन्यवाद। अच्छा हुआ कि देवता लिन ने कार्रवाई की, वरना हम सब मर चुके होते। लिन देवता इतना शक्तिशाली है कि वह बिना किसी विशेष कौशल या गुणों के भी उसे मार सकता है। इस समय यह पूरा समूह लिन मोयू का समर्थक बन चुका था। वे सभी लिन मोयू के प्रति श्रद्धा से भरे हुए थे और उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे। लिंग येझान ने लिन मोयू से कहा, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हम इंसान हैं, इसलिए शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। इस बयान ने तुरंत ही भीड़ का दिल जीत लिया और वे एक बार फिर उसकी चापलूसी करने लगे। आत्मा को नष्ट करने वाली संरचना कुछ समय तक बनी रहने के बाद अंततः गायब हो गई। समूह ने पर्याप्त आराम कर लिया था और अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया था, जिसके बाद वे आगे बढ़े। झो लेशिन का शव हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया गया, जो बाघ के लिए खाद बन गया। इस बार नेतृत्व करने की बारी लिन मोयू की थी। सभी लोग आज्ञाकारी रूप से लिन मोयू के पीछे पीछे चल रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे आगे जाए। लिन मोक्सुआन मुस्कुराए और बोली, छोटे यू, तुम अब बहुत प्रभावशाली दिखते हो। अब से मैं तुम्हें छोटा यू कहूं या लिन द डेटी। लिन मोयू ने कहा, बहन, मुझे चिढ़ाओ मत। लिन मोक्सुआन ने आह भरी, ठीक है, तुम तो बिल्कुल ही सुस्त और मूर्ख हो, बिल्कुल भी मजेदार नहीं। चलो इसके बजाय लिटिल ही को चिढ़ाते हैं। पैतृक भूमि में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं पर निर्भर था।
इस बार झो लेशिंग ने लगभग सभी को मार डाला था, इसलिए झो परिवार के खिलाफ एक तरह की दुश्मनी दर्ज हो गई थी। झो लेशिंग की मृत्यु के साथ ही सारा द्वेष झो परिवार पर आ गया। वापस लौटने के बाद उन्हें झो परिवार से हिसाब बराबर करना होगा। बाग से गुजरने के बाद भीड़ एक चट्टान के पास पहुंची। आगे केवल एक झूलता हुआ पुल था जो घने कोहरे में जाकर खत्म होता था। भीड़ चट्टान के सामने रुक गई और लिन मोक्सुआन ने कहा, इस पुल को पार करना दूसरे चरण की शुरुआत का प्रतीक है। अब से हमें अलग अलग होना पड़ेगा और अंततः जहां तक हो सके आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। अब तक आप सभी को नियम स्पष्ट रूप से समझ आ गए होंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। सभी को नियमों की पूरी जानकारी थी। वन और बाघ पहला चरण थे और अब दूसरा चरण शुरू हो रहा था। जो लोग पहले यहां आ चुके थे वे लौटने पर अस्पष्ट बातें कर रहे थे। उनकी यादें ज्यादातर अव्यवस्थित थीं, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया। अब से आपको केवल खुद पर ही निर्भर रहना होगा। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें, बस सुरक्षित रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। लिन मोयू ने याद दिलाते हुए सबसे पहले झूलते पुल पर कदम रखा और पलक झपकते ही धुंध में गायब हो गई।